सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। पहले ही जाल में फंस चुका है चीन, कैसे चारों खाने चित हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चालबाज चीन अपने ही जाल में फंस गया है। भारत ने जिस तरह चौतरफा घेराबंदी की है और सख्त तेवर अपनाए हैं, उससे चीन को समझ में आ गया है कि वो गलती कर बैठा है। भारत भी इस बार कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर मोर्चे पर चीन को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है। क्या है भारत की तैयारियां और किस तरह मात खाएगा चीन, आज इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर जारी तनाव अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं और तनाव वाले इलाकों से सैनिकों को हटाने पर सहमति भी बन गई है। इस बीच देश में इस मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर पहुंच रही है। जिस तरीके से तनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार और सियासत हो रही है, ये जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में वाजिब नहीं है, लेकिन राजनीति की अपनी एक स्टाइल होती है और राजनीतिक लोगों का अपना एक शगल होता है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस भारत चीन की साझा चर्चा में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में इशारों में विदेश मंत्री ने चीन को जवाब भी दे दिया। इस बैठक में रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं और अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, साथी देशों के हितों का सम्मान करना, बहुपक्षीयता का समर्थन करना और हर किसी की भलाई की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सही वैश्विक व्यवस्था बनाने का यही एक तरीका है। एस जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया को भारत की अहमियत को पहचानना चाहिए, उसके अनुसार स्थान देना चाहिए। पिछले 75 साल में दुनिया काफ़ी बदल गई है। ऐसे में अब विश्व के तमाम मुल्कों को भारत के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा। जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्री ने बहुत सधे हुए शब्दों में एक उदाहरण पेश करने की बात की और ये कहा कि जब भारत और चीन जैसे सशक्त देश अगर उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो छोटे छोटे देश किस तरह से अपने को पेश करेंगे। जाहिर सी बात है उनका इशारा चीन की तरफ ही था। आज हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती जी, रिटायर्ड मेजर जनरल एस.के. परिहार जी, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा जी और अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे, हम अपनी जगह पे काबिज है, हमने चीन को दांत खट्टे कर दिए। चलिए सुधांशु जी, मेजर जनरल एस.के. परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आर्मी में उनके जीवन का बहुत लंबा वक्त बीता है, हम उनसे ही सवाल लेते हैं। परिहार साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ उस पर अब कई कहानियां, कई तथ्य मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आए हैं कि जिस तरीके से एक चीनी सैनिक के दर्रे में गिर जाने के कारण ये विवाद शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। एक तथ्य आया है कि कमांडर लेवल के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद चीनी सैनिक इतने उग्र हुए और वो हिंसा पर उतर आए। और आज जो कमांडर स्तर की वार्ता इतने लंबे दौर से चल रही है, आज एक सकारात्मक खबर आई है। जाहिर सी बात है कि वार्ता काफ़ी 5 मई से ही लगातार चल रही थी और 5 जून तक एक सहमति भी बनी थी। आपको क्या लग रहा है कि जो 7 दिनों के भीतर ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कमांडर स्तर की वार्ता में, ये वार्ता कमांडर स्तर के लेवल पे ही रह के समाप्त हो जाएगी, दोनों देशों के बीच एक सहमति बन जाएगी, एक रिजॉल्व आ जाएगा? और क्या आपको भरोसा है कि 7 दिनों के अंदर चीनी मान जाएंगे और उनके मान जाने पर भी क्या हमें भरोसा कर लेना चाहिए? मैं आपके सवालों के लिए सिंपल मिनट लेना चाहूंगा जी। कूटनीति, राजनीति और सुरक्षा नीति जी काफी जटिल होते हैं
और इसको शायद हम टीवी डिबेट में बिल्कुल आइडेंटिफाई करके उसको बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं माननीय प्रवक्ता भाजपा और कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में यही निवेदन करूंगा कि सेना जो है वो आज तक अराजनीतिक रही है, एपॉलिटिकल है, और उसको एपॉलिटिकल बनाए रखने की सब पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और विपक्ष की पार्टियों के बीच में होती जी। जहाँ मैं खुद उस इलाके में रह चुका हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत काम किया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय फौज इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल मान के चलती है कि राजनीतिक बयानबाजी है और उनके हौसले और पराक्रम में किसी भी तरह का कोई इस पे असर नहीं गिरता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से। फौज का काम जो है लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करना है, भारत माता की रक्षा करना है, और हमारे सुप्रीम कमांडर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की हम आज्ञा मानते हैं, और प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। तो ये हमारी चैनल बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और हम इस राजनीतिक दलदल में अपने आप को डालना कतई पसंद नहीं करते, और कोशिश दोनों तरफ से होती है और हम उसको इग्नोर करते हैं। ये तो मैंने बताया कि शौर्य और पराक्रम का कोई असर इन बातों का गिरने वाला नहीं। दूसरी बात माननीय मित्र साहब ने कही थी कि सरकार और आर्मी के शौर्य और दोनों मिलकर काम करते हैं, मानता हूं करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश को चलाए, रक्षा करे, सुरक्षा करे, और उसके नफे और नुकसान दोनों का फायदा सरकार को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी 71 हो 99 हो, हमेशा मिलता है, और वो उसके हकदार है, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि फौज कहां तक आगे जाए। तीसरी बात जो होती है कि फौज हमारी पोस्ट गई नहीं है, वो अंदर घुसे नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं एक फौजी विशेषज्ञ के रूप में कि जो LAC जो है उसमें एक लाइन ऐसी है जिसके दोनों तरफ 8 से 10 किलोमीटर हर जो भारत और चीन अपना अपना अधिकार दिखाते हैं। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सहमति बनी है वो ये है कि बीच का जोन जिसमें दोनों का कॉन्टेक्ट क्लेम है वो बफर जोन रहेगा, ग्रे जोन रहेगा, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई आर्मी उसमें डिप्लॉय नहीं होगी, आप सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं, पर रात को एक सिपाही भी वहां नहीं रुक सकता है। और पिछले 40 साल से ये बातें मानी गई हैं और चलती रही। पैंगांग त्सो लेक में हमारी पोजीशन 2 और 3 फिंगर पे परमानेंट स्ट्रक्चर की है, चाइना की परमानेंट स्ट्रक्चर की पोजीशन 8 है। 4 पे जाके हमारे जाके वहां पेट्रोल करते थे, चाइना के भी करते। इसी तरह से गलवान वैली, वहां भी करीब 15 से 17 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो कि ग्रे जोन आता है, जिसमें आज तक कोई गया नहीं, दोनों की पेट्रोलिंग होती रही। इस बार जो है चाइना ने इसको वायलेट किया है और इस ग्रे जोन के अंदर वो एंटर हो गए। तो जो हमारा क्लेम है, तो लीगली हमारे क्लेम में उनकी घुसपैठ हुई है। अगर घुसपैठ नहीं हुई होती तो इतनी लंबी बातचीत नहीं चलती, इतना मिलिट्री एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां नहीं होता। तो ये बात सही है, पर प्रधानमंत्री अपनी जगह सही है कि हमारी सीमा की पोस्ट कोई खाली नहीं हुई है, हमारी सीमा के इसमें अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो जहां हमारे फौजी बैठे हुए हैं वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, बस जो हम जिसको क्लेम करते हैं उस जगह पे चाइना वाले घुसे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारा झगड़ा यही है। अब जो वार्ताएं चल रही है, मैं आपको बता दूं, जब कोर कमांडर लेवल की वार्ता होती है वो वार्ता कोर कमांडर आपस में नहीं करते हैं। उनको जो एक मैंडेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा PMO, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, NSA डिसाइड करके उनको मैंडेट किए, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही चाइनीज प्रीमियर, चाइनीज NSA, उनके मैंडेट को वहां का कोर कमांडर फॉलो कर रहे हैं। अगर आज ये सहमति बनी है कि हम जो है इसमें पीस करेंगे और एक लेवल तक पीछे जाएंगे, तो ये इसी वजह से कि भारत का इतना हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है, एक्टिविटी हुई है, जिससे चाइना समझता है कि इसको भारत को दबाना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि किस लेवल तक हम जाएंगे। क्या हम 2-4 किलोमीटर जाके दोनों फौजें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जिसकी की बहुत पॉसिबिलिटीज है, या हम जो है, जो भारत सरकार कह रही है कि अप्रैल की पोजीशन, अप्रैल फर्स्ट वीक में जहां जैसी सेनाएं थी वहां जाए। तो मुझे लगता है कि यही टग ऑफ वार है और यही इस बात की सफलता का सूचक रहेगा कि हम उसको कितना करते हैं। तीसरी बात, परमानेंट स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान, चाइना और भारत ने बना ली, वो शायद ही वो तोड़ेंगे, तो वो वहीं रहेंगे, मगर ग्रे जोन में वापसी जो होना है वही ये सिद्ध करेगी कि चाइना कितना झुका है। तो दोनों सही है, माननीय प्रधानमंत्री भी सही है, विपक्ष भी सही है। असली बात मैंने आपको बता दी है, देश को सुन रहा है, और मैं ये दोनों पार्टियों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे शौर्य और पराक्रम में आपकी इन राजनीतिक चर्चाओं से कोई असर नहीं आने वाला है। फौज का जवान भारत माँ के लिए लड़ता है, अपने सीओ के लिए लड़ता है, अपने नमक के लिए लड़ता है जो उसने फौज के उस पलटन का खाया है, उस झंडे के लिए लड़ता है, भारत के झंडे के लिए, और उस 3D का झंडा जो लेके त्रिशूल का वो चल रहे हैं उसको लेके लिए वो लड़ता है। तो आप निश्चित रहिए,
फौज अजर अमर है, वो इन बातों से गिरने वाली नहीं है और हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। परिहार साहब, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। जब आपने जैसा बताया कि जो गवर्नमेंट का ब्रीफ होता है, कमांडर स्तर की जो वार्ता होती है, वो उसमें गवर्नमेंट के ब्रीफ के हिसाब से वो चलती है। कल भी मैंने ये सवाल लिया था और आज भी ये ले रहा हूँ कि जब ये वार्ता इनिशिएट होती है तो इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, किस जगह पर ये वार्ता शुरू की जाती है? जाहिर सी बात है कि वो जगह कौन सी होती है जहां बैठ के वार्ता होती है? 1993, 96, 2005 की जो ट्रीटी, पीस और ट्रैंक्विलाइजिंग ट्रीटी हुई है, उसके बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में इसको दोबारा रीएनफोर्स किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में वुहान में और 2019 में चेन्नई कनेक्ट में इन सब बातों को दोहराया है और इसको आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ के मोदी साहब के उसमें ये हो गया है कि अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी चाइना और भारत की फौजें मिलकर करती हैं ताकि उनके बीच में एनिमिटी कम हो। काफी उसमें डेवलपमेंट हुए हैं। एक चुशूल में वहां रहा हूँ, मैं देखा है चुशूल में एक्साइज चिप, हम ये कहते हैं कि भारतीय फौज चाइना जो है वो भारत में नहीं आया। मैं मानता हूँ कि सारी लड़ाई भारत में ही हो रही है क्योंकि चाइना जब बैठा है वो अक्साई चीन है, वो हमारा ही। तो अक्साई चीन में चुशूल से 5 किलोमीटर दूर चाइना साइड में एक मोल्दो करके स्पॉट है, वहां पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर भारत और चीन के सैनिक अधिकारी आपस में बात करते हैं। छोटी वार्ता जब होती है कि जब कोई पेट्रोलिंग में 2 जवान आगे पीछे चले गए, कुछ रास्ता भूल गए, तो जो कंपनी कमांडर या मेजर लेवल के ऑफिसर हैं वो वहां पे आके बात करके फ्लैग मीटिंग से खत्म कर दी। बड़ा स्टैंड ऑफ होता है तो बटालियन कमांडर, सीओ, फुल कर्नल रैंक उसमें करते हैं। इससे ज्यादा होता है तो हमारी ब्रिगेड जो वहां बैठी है और दूसरी तरफ जो चाइना की ब्रिगेड है उनके ब्रिगेड कमांडर करते हैं। ये लोकल लेवल की होती है जिसपे डायरेक्शन कोर कमांडर लेह वाले या उधमपुर में आर्मी कमांडर है वो देते हैं। अच्छा परिहार साहब, ये बताएं, ये इस बात को भी दर्शक जानना चाहते होंगे, जाहिर सी बात है कि चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिनतम भाषाओं में से एक है। करीब 1 लाख अल्फ़ाबेट अगर आपको आए तो आप चीनी भाषा में पारंगत हो सकते हैं और आम बोलचाल की चीनी भाषा समझने के लिए 20,000 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट उनके आपको समझने पड़ते हैं। वो चित्रों की लिपि वाली भाषा है। तो जब वार्ता इनिशिएट होती है तो इंटरप्रेटेटर बुलाए जाते हैं या बॉर्डर पे हमेशा इंटरप्रेटेटर मौजूद रहते हैं? इंटरप्रेटेटर्स जो होते हैं एजुकेशन के जो उनको सिखाए जाते हैं, ऑफिसर भी जो वहां जाते हैं उनको भी बेसिक भाषा सिखाई जाती है। सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इंग्लिश और लोकल चाइनीज लैंग्वेज मैंडेरियन उसमें ये साइंड होके जाते हैं, ऑथेंटिकेटेड होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं और इंटरप्रेटर दोनों तरफ के उसमें होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। जो फिर चाइना के जो ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी में उनको काफी जानकारी होती है और हमारे भी ऑफिसर जो सीनियर लेवल पे उसमें होते हैं उनको इसका एक्सपोजर होता है। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट पे उसमें होता है। अब सारी बातें जो चल रही है मैं आपको साफ बता दूं, इस बात को लेके है कि चाइना जो है भारत को पैंगांग से लेकर गलवान वैली में कितना कंसेशन देगा। मेरे तरफ से सरकार की एक ही कॉम्प्लीमेंट में दूंगा कि उन्होंने आर्मी की, भले कुछ हमारे आर्मी के पहले वहां पे आईटीबीपी रहती है, पोस्ट मैप करना आईटीबीपी का काम है, रॉ का काम है, स्पेस सैटेलाइट पीएमओ के अंडर में वो सारा इसको देखभाल करते हैं। आर्मी पीछे रहती है, उसको बाद में आगे भेजा जाता है। तो सर्विलेंस में अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी वो सारी दूर हो गई। 1 महीने के अंदर जिस तरह से भारतीय फौज तेजी से आगे बढ़ी है, डिप्लॉयमेंट हुआ है, एयरफोर्स का सपोर्ट मिला है, ये पिछले 10 सालों में कहीं भी दुनिया में बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। बिल्कुल, भारतीय फौज ने इतनी तेजी से दिखाई है, उससे चाइना हक्का बक्का रह गया। परिहार साहब, एक ही पक्ष। परिहार साहब, जिस बीच कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान शांति बहाली की और पीछे हटने की बात हो रही है, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी गतिरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है और एक तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सहारा, प्रणाम।